मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि हमेशा की तरह बढ़िया होंगे। अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, 25 मई 2024 को हरियाणा के रोहतक में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। लोग मतदान कर रहे थे और उसी का एक गांव लगता है जिसका नाम है जसिया। दरअसल यहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने एक पुलिस वाले को पकड़ा और उसको पीटना शुरू कर दिया। लगभग 15-20 ग्रामीण जब एक ही पुलिस वाले को पीट रहे थे तो इस दृश्य को, इस नज़ारे को बहुत सारे लोग देख भी रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार माजरा क्या है। कुछ पुलिस वाले को पीटते पीटते वहीं नजदीकी एक पुलिस चौकी होता है, घिल चौकी, वहां पर लेकर के जाते हैं और एसएचओ को सुपुर्द कर देते हैं और कहते हैं कि यह जो तुम्हारा सिपाही है वहां पोलिंग बूथ पर एक लड़की से नंबर मांग रहा था कि मुझे अपना नंबर दे दो। दरअसल उस लड़की की खूबसूरती पर वो फिदा हो गया था और पुलिस वाले ने उस लड़की का नंबर मांगा तो ग्रामीण भड़क जाते हैं और खास करके वो लड़की जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है कि साहब देखो, मेरा यह नंबर मांग रहा है। बस इतना सा था कि हंगामा खड़ा हो जाता है। कई बड़े अधिकारी आते हैं तब जाकर के मामला शांत होता है। हालांकि न तो लड़की के पास से कोई नंबर पाया गया और ना ही ऐसा कोई सबूत पाया गया जिससे कि यह पता चल सके कि उस पुलिस वाले ने नंबर मांगा था भी या नहीं। लेकिन लड़की ने आरोप लगाया तो पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी भी ऐसे ही खाकी वर्दी की कहानी है। एक व्यक्ति को प्यार हो जाता है और उसकी पहले से शादीशुदा वो जबकि होता है। प्यार एक लड़की से नहीं बल्कि दो लड़कियों से हो जाता है और जब यह कहानी सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने खाकी वर्दी पहनी थी, लोगों की मदद के लिए, उसका रक्षा करने के लिए, उसका रक्षक बनने के लिए, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर नगर और इसी का ही एक थाना लगता है बथ थाना। दरअसल यहीं का रहने वाली एक लड़की जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और उसका पिता है नहीं, यानी कि खत्म हो चुके हैं और उसकी बूढ़ी माँ है और छोटी बहन है। उसी लड़की पर वह परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब से है। 1.5 साल पहले की बात है। वो लड़की नाम सचिन कुमार मोरल। अब सचिन कुमार मोरल और यह लड़की दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। चैटिंग के थ्रू बहुत देर तक लंबी लंबी चैटिंग करते थे। एक दूसरे के सुख और दुख की बातें भी जानने लगते हैं। लड़की ने अपने बारे में बताया कि उसके परिवार में माता है और उसकी एक छोटी बहन है। उसके पिता का मौत हो चुका है, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और उसी पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी भी ऐसे ही खाकी वर्दी की कहानी है। एक व्यक्ति को प्यार हो जाता है और उसकी पहले से शादीशुदा वो जबकि होता है। प्यार एक लड़की से नहीं बल्कि दो लड़कियों से हो जाता है और जब यह कहानी सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने खाकी वर्दी पहनी थी, लोगों की मदद के लिए, उसका रक्षा करने के लिए, उसका रक्षक बनने के लिए, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर नगर और इसी का ही एक थाना लगता है बथ थाना। दरअसल यहीं का रहने वाली एक लड़की जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और उसका पिता है नहीं, यानी कि खत्म हो चुके हैं और उसकी बूढ़ी माँ है और छोटी बहन है। उसी लड़की पर वह परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब से है। 1.5 साल पहले की बात है। वो लड़की नाम सचिन कुमार मोरल। अब सचिन कुमार मोरल और यह लड़की दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। चैटिंग के थ्रू बहुत देर तक लंबी लंबी चैटिंग करते थे। एक दूसरे के सुख और दुख की बातें भी जानने लगते हैं। लड़की ने अपने बारे में बताया कि उसके परिवार में माता है और उसकी एक छोटी बहन है। उसके पिता का मौत हो चुका है, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और उसी पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अब जब लड़के से बातचीत हुई तो लड़के ने कहा कि उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टिंग हुई है और अभी फिलहाल ही में वो कानपुर में है। जैसे ही लड़की ने यह बात सुनी तो लड़की भी चहक जाती है, क्योंकि लड़की तो खुद ही कानपुर की रहने वाली होती है और थाना बस थाना की क्षेत्र। अब दोनों की बातचीत का सिलसिला कुछ ज्यादा बढ़ने लगता है। पहले तो चैटिंग, उसके बाद दोस्ती होती है। दोस्ती कहीं प्यार में बदल जाती है और वो दोस्ती प्यार में बदलती है। इन दोनों ने मिलने जुलने का भी सिलसिला शुरू कर दिया। अब कहीं मौका होता तो दोनों आपस में मुलाकात कर लिया करते थे और मुलाकात करते करते नजदीकियां कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। यह लड़का जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, जो कि हरवंश मोहल थाना क्षेत्र का एक इलाका है। लोग
हाँ, लोकमन मोहल तिलिया, वहां पर अपने कमरे पर रहता था। इसने इस लड़की को अपने कमरे पर इनवाइट किया और लड़की उसके उस कमरे पर जाती है तो पहली बार वो मुलाकात करते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं। जब करीब आ जाते हैं तो पहली बार एक दूसरे से जब फिजिकल होते हैं तो इसी बीच में लड़की विरोध करती है और कहती है कि मैं यह नहीं कर सकती और मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बहुत समझाती है बातें, लड़की विरोध करती है। कुल मिलाकर लेकिन उस दरोगा ने उस लड़की को अपनी मोहब्बत, अपने प्यार के कुछ इस तरह के प्रेम जाल में फंसाया और कहा कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम दोनों ही बालिग हैं और वैसे भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं, हम आगे चलकर शादी कर लेंगे। जैसे बात शादी की आती है तो लड़की एग्री हो जाती है, तैयार हो जाती है और इसके बाद इनका पहली बार नहीं बल्कि लगातार 10 महीने तक एक दूसरे से मिलना जुलना चलता रहता है। और जब भी मौका मिलता था तब वो लड़की से वो शारीरिक संबंध बनाया करता था। लड़की भी शायद इस बात का विरोध नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक दिन इसी लड़की ने एक और लड़की को इस दरोगा के साथ देखा। जो लड़की थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि भड़क जाती है, कहती है कि दूसरी लड़की कौन है। वह कहता है कि वह मेरी प्रेमिका है और जब तक वह पहले से ही है और प्रेमिका उसकी होती है, इसी बात को लेकर के लड़की और लड़के में थोड़ा विवाद होने लगता है, विरोध करने लगती है। तब उस दरोगा ने उस लड़की को अपने कमरे में धक्का देते हुए वहां से भगाया। उसने कहा कि भविष्य में अगर इधर आसपास आने की कोशिश की तो तुम्हें मैं जान से मरवा दूंगा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। उसने अपनी वर्दी का रोब दिखाते हुए उस लड़की को इस तरह से डराया धमकाया जिससे लड़की वो थोड़ी सी सहम जाती है, परेशान हो जाती है। तो और यही नहीं, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उस लड़की ने को भी उसने बुरी तरह से डांटा, फटकारा और कहा कि तुम भी अगर इधर आए तो तुम्हारा अंजाम भी बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब लड़की परेशान हो जाती है, करे तो क्या करे। उसने एक प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र में जब संबंधित थाने में पहुंचता है, क्योंकि वह एक दरोगा से रिलेटेड था तो इसलिए उस प्रार्थना पत्र को दबा दिया जाता है। अब लड़की करे तो क्या करे, क्योंकि उसके लगभग 10 महीने तक उसका शारीरिक शोषण होता रहा। उसको एक सपना दिखाया गया था कि तुमसे वह शादी करेगा, लेकिन शादी की जब नौबत आती है तो पता चलता है कि उसने उस लड़की को छोड़कर एक और लड़की से नजदीकियां बढ़ा ली है। अब यह फरवरी 2024 के आसपास का मामला है। कानपुर के ही पुलिस कमिश्नर होते हैं R.K. स्वर्णकर। यह लड़की उनके पास जाती है, प्रार्थना पत्र लिखती है और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उनसे कहती है कि साहब इस तरह से इस बात को सुनते हैं उन्हें बड़ा अजीब लगता है। पुलिस आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है? पहले तो इस मामले की जांच बढ़ाने के लिए आदेश देते हैं, साथ ही कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसके खिलाफ FIR दर्ज करिए। अब दरोगा के खिलाफ FIR की बात जब आती है तो दरोगा पहले ही उस थाने में पहुंच जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि साहब इस मामले में FIR दर्ज मत करना। किसी भी तरह की जो तरकीब थी, जो भी पुलिस की, उन्होंने उनको समझाया। कुल मिलाकर FIR दर्ज होती नहीं है और इसी बीच में आदेश आता है कि R.K. स्वर्णकार जो कि पुलिस कमिश्नर होते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है। और जब ट्रांसफर हो जाता है तो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना था, साथ ही जांच के आदेश दे दिए थे, साथ ही एक FIR का आदेश दिया था कि लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है। लगभग उसके बाद एक और नए कमिश्नर आता है जिसका नाम होता है अखिल कुमार। उस लड़की ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद फिर नए पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और जा करके अपनी पूरी कहानी बयां करती है कि सर हम लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है। कमिश्नर ने सुनी तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। उन्होंने भी इस मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिया और साथ ही कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले में FIR दर्ज करना है और उसके बाद फिर मुझे सूचित भी करना है। लेकिन पुलिस कमिश्नर के इस आदेश को भी ठीक वैसे ही लिया जैसे R.K. स्वर्णकार पुलिस कमिश्नर के आदेश को लिया गया था। यानी कि इस दरोगा ने अपने प्रभाव का, अपने बल का फिर यहाँ पर किसी भी तरकीब का फायदा उठाते हुए सीधा इस मामले में FIR दर्ज होने ही नहीं दिया। अब ये लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है, तीसरी बार फिर से पुलिस कमिश्नर के पास जाती है, जो कि दूसरी बार अखिल कुमार के पास, और ये तीसरी बार इसीलिए होते हैं क्योंकि इनसे पहले एक का ट्रांसफर हो चुका था। अब इस लड़की ने जाकर कुछ भी नहीं कहा और खड़े होकर वो ऑफिस के अधिकारी के सामने रोने लगती है। अधिकारी जी देखते हैं, उसको पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने अभी कुछ दिन पहले एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। लेकिन जब प्रार्थना पत्र की बात आती है तो उनसे पूछा जाता है कि बेटा तुम परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत हो? तो उसने कहा कि साहब मैं पहले भी शिकायत दर्ज करवा चुकी हूँ, अभी भी शिकायत दे रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। जैसे ही पुलिस कमिश्नर ने यह बात सुनी उनको बड़ा अजीब लगता है कि आखिरकार वो दरोगा शायद अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है
दरोगा शायद अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए शायद एफआईआर दर्ज होने नहीं दिया जा रहा है। जब पुलिस कमिश्नर के आदेश को इस तरह से उन्होंने धक्कार दिया, बताया जा रहा है कि वाकई किसी के साथ क्या होता होगा बाकी आम आदमी के साथ। सहजी अंदाजा आप इस बात का लगा सकते हैं। आखिरकार उन्होंने एक एसीपी होते हैं अर्चना सिंह, उनको बुलवाया, उनसे कहा कि पहले इस मामले की जांच पड़ताल करिए अपने स्तर से, और जांच पड़ताल करने के बाद देखिए कि ये लड़की कितना सच बोल रही है और कितना झूठ बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुलिस को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रच रही है। अब जैसे ही एसीपी अर्चना सिंह के पास ये मामला की जांच पहुंचती है, तो जांच करने के बाद पता चलता है कि वो जो दरोगा होता है सचिन कुमार मोरल, दरअसल वो तो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है और अपनी पत्नी से उसका विवाद भी चल रहा है। और अपनी पत्नी से न केवल विवाद चल रहा है, इस लड़की से इसने मोहब्बत का एक नाटक किया, बल्कि उसकी एक और गर्लफ्रेंड होती है और उसके साथ वो आराम से वो रह रहा था। अर्चना सिंह को जैसे ही इस मामले का पता चलता है, पूरी जानकारी जुटाई जाती है, तो वो कमिश्नर साहब को बताते हैं। कमिश्नर साहब को रिपोर्ट भेजी जाती है और कमिश्नर साहब फिर आदेश दर्ज करते हैं इस मामले में। एफआईआर दर्ज कराने के थाना हरवंश मोहल एक थाना लगता है, वहां पर इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है और बताया जाता है कि 22 मई 2024 को एफआईआर दर्ज हो जाती है। और जैसे ही एफआईआर की कहानी अगले दिन अखबार में 23 मई 2024 को, यानी कि 24 मई 2024 को अखबार में प्रकाशित होती है, उसके बाद दरोगा अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी कि छुप जाता है, दुबक जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसे पकड़ ले, उनको अरेस्ट कर ले। अब वो अपनी जान बचाता घूम रहा है। पुलिस ने उसकी जो प्रेमिका होती है, क्योंकि प्रेमिका ने भी उस लड़की को धमकाया था, इसीलिए उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। फिलहाल उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस उसको तलाश कर रही है। तलाश में होने के बाद जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा दरोगा, उसके बाद कहानी का मामला सामने आ सकेगा। किस तरह से उसने एक लड़की का शोषण किया और क्या क्या कहानी है इस मामले में, अभी फिलहाल चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसीलिए यह बताया जाता है कि पुलिस में कोई भी अधिकारी इसको सस्पेंड नहीं कर सकता। शायद कुछ लेवल पर जो चुनाव आयोग है वह शायद इसको सस्पेंड कर पाएंगे, और सस्पेंड करेंगे तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि इसके खिलाफ कुछ न कुछ बहुत बड़ा मामला हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आई होप कि कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।